क्या होता है। तो एक काम करेंगे सर्जरी के हिसाब से, जैसे भी ट्रैक करें, इसका मेन रोल क्या है, ये क्या करता है, स्पेस क्रिएट करता है। देन फोर्सेप क्या करता है, होल्डिंग, टिश्यूज को होल्डिंग करने का काम करता है। बस उसके रोल भी अपन समझ लेंगे। इंस्ट्रूमेंट, हाँ ठीक है। तो ग्रुप स्टडी में एक पॉइंट ऐड कर लो कि इंस्ट्रूमेंट प्लस उसका रोल। कुछ देखो ट्रकियोस्टोमी वगैरह दिया है, सीपीआर है, इमरजेंसी में अपन ने सीखा था, बहुत सारी चीज़ें को अपन रिवाइज करेंगे बाद में, ठीक है। अपना इमरजेंसी आधा हो चुका था ना, इमरजेंसी को कंप्लीट कर देते हैं, अधूरा छोड़ने से अच्छा इसको कंप्लीट कर देते हैं, सर्जरी होने लगता है, ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन अभी आप सभी को पता है, एंजियोग्राफी आप लोगों को देखना, ठीक है। बाद में सीपीआर भी आप लोगों को पता है कैसे किया जाता है। पेज नंबर है 305। डायलिसिस आप लोगों को पता है, डायलिसिस में क्या किया जाता है, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, इधर से उनका ब्लड निकाला जाता है, इधर से फिल्टर होकर इनको वापस चढ़ाया जाता है, वही प्रोसीजर होती है डायलिसिस। जो डायलिसिस सेंटर अपन बोलते हैं, हाँ डायलिसिस सेंटर अपन जिस चीज़ को बोला जाता है, अभी डायलिसिस टेक्नीशियन का अलग से कोर्स है, ये उसमें आए, ठीक है। ये इमरजेंसी है, अपने किसी काम का नहीं, सिर्फ नॉलेज करने के लिए। बाद में है हेमोडायलिसिस है, उसका प्रोसीजर कैसे होता है वो उन्होंने बताया है। सेकेंड कि जिस चीज़ से देखो आर्टरी और वेन दोनों से कनेक्शन बनाया रखा है उसमें, ठीक है, एक चीज़ से निकाल रहे हैं, इधर बॉडी में फिल्ट्रेशन हो रहा है, वापस इधर से क्या कर रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं। अलग से कोई ब्लड, हाँ अलग से कोई ब्लड उसको एक्स्ट्रा नहीं चढ़ा रहे, उसी का ब्लड निकाल के उसी को प्यूरीफाई करके चढ़ा रहे हैं, बस यही डायलिसिस का ये है। अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है, मतलब वो नहीं क्या, किसी को ब्लड रखा है तो इमरजेंसी में देखो किसी मतलब मैन टू मैन क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है कि इधर एक मैन है उधर एक पेशेंट है, तो उसको हाँ उसको किया जाता है, वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको बोला जाता है, ठीक है। वो पढ़ लिया अभी अपन क्या, हाँ कौन सी पिक्चर में ये ब्लड बैंक से, हाँ ब्लड बैंक से डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, तो बराबर है ना। इधर देखो जो ये दे रहा है पेशेंट, उसकी बैग में ही जमा हो, हाँ वही बैग उसको चढ़ाया जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन पहले देख लेंगे, उसमें एलर्जी वगैरह दिया है, क्या होता है, रोल क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। नंबर पंचर आप लोगों को पता है, ठीक है, ये पढ़ने देखेंगे इसको, ये पढ़ेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आएंगे, बाकी इधर कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वगैरह सारा देखेंगे, आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ो अभी, हाँ 3 चार्ट, ठीक है, पढ़ो डेफिनेशन पढ़ो। Blood transfusion is the process of transferring whole blood or its components such as the platelets, red blood cell or plasma. ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि आपको बताया कि अभी पूरा ब्लड चढ़ाया जाएगा, इधर एक ही उसमें से जो सब फैक्टर्स है उसको एक एक चढ़ाना चाहिए। जैसे देखो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं और WBC चढ़ाते हैं, ल्यूकोसाइड्स बराबर है। तो उन दोनों का क्या किया जाता है, अलग अलग से चढ़ा जाता है। होल पैक चढ़ाते हैं क्या, नहीं चढ़ाते, अलग अलग से होता है उसका कंपोनेंट, तो स्पेशली सिर्फ उसको चढ़ाता है। RBC अलग से, WBC अलग से, प्लेटलेट्स अलग से, प्लाज्मा अलग से, ठीक है। बाकी एक जनरल आएगा जिसमें इन सबका कॉम्बिनेशन मिक्स है, ठीक है, उसको एक चढ़ा देगा, तो वो डिफरेंस है। बाद में पर्पस पढ़ो, एक पॉइंट पढ़ो, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। To restore the blood volume when there is sudden loss of blood due to hemorrhage. जब हेमोरेज हो रहा है
लॉस ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हो रहा है तब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ओटी के वक्त भी। आइदर ऐसे भी किसी को घाव लगा है, किसी को चोट लगी है बाय एक्सीडेंट, चाहे वो होमोसाइडल हो। होमोसाइडल मतलब क्या होता है कि घर पे जो एक्सीडेंटल हुआ है नेचुरली उसको होमोसाइडल बोला करता है। तो भी बोला तो अगर वैसा कुछ हुआ है जैसे कोई सीढ़ियों से गिर गया है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ऐसी जगह पे लगा है जहाँ पे बहुत लॉस होता है, ठीक है। जैसे किसी ने सुसाइड किया है, सुसाइडल है, तो यहाँ से ब्लड भी क्या होता है बहुत ज़्यादा उसका हेमोरेज कहा जाएगा। तो उस चीज़ से रिलेटेड जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है ब्लड का वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। rise the hemoglobin level in case of severe anemia which are not correct by iron therapy and drug. जैसे किसी का एनीमिया है तो उसको हर एक मंथ के बाद क्या है ब्लड चढ़ाना पड़ता है अगर बॉडी ब्लड क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, To replace fresh blood in case of hemolysis. रिफ्रेश मैंने कि जो कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, To provide antibodies of first person who are sick and having lowered immunity by giving blood or plasma. ये एंटीबॉडीज की तरह ही काम करेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जिस पर्सन को उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसी को चढ़ाया जाएगा और जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक है उसको ये चढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है, To combat infection caused by reduced effective WBC or antibodies. एग्जाम्पल डेंगू का ही है जो मैंने बताया, उस चीज़ में आपको ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल्स, उसमें रिक्वायरमेंट ये क्या क्या लगेगा, ठीक है। हाँ पढ़ेंगे। Blood transfusion set, cannula, वही बराबर। Macintosh towel, 23 gauze, infusion controller and pump, kidney tray and paper bag, intravenous stent. एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से यानी कि आपको ब्लड लगेगा, कैनुला लगेगा। कैनुला आप सभी को पता है जो अपन सलाइन के लिए लगाते हैं। देन है पैकिंग ब्रोश है, उसको देख लेंगे। जो आपकी शीट रहेगी ओटी में रहती है वो आपको लगेगी, ठीक है। बाद में आएगा टॉवेल। टॉवेल भी आप लोगों को पता है फोल्डिंग वाली फॉर्सेट की तरह होती है, पता है नहीं पता है। ये वाला नहीं कि टॉवेल को जिससे अपन कॉटन हैंडल करते हैं, कुछ उसमें ऐसे भी आते हैं, ऐसे वाला दोनों रहेगा लॉन्ग लॉन्ग। फिर 23 गॉज नीडल लगेगी आपको, ये वाली। इन्फ्यूजन कंट्रोल एंड अदर पंपिंग रहेगा, मतलब जो अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं देखो स्माइली बॉल देते हैं पंपिंग करने के लिए ताकि ब्लड निकलने का फ्लो जो है वो निकल रहा है जितना चाहिए होता है। देन एक किडनी ट्रे लगेगा, पेपर बैग लगेगा। पेपर बैग भी रहता है और एक रहेगा किडनी ट्रे जिसमें आप पेपर बैग रखोगे, ठीक है। और इंट्रा आईवी स्टैंड रहेगा होल्डिंग के लिए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ डोनट, जल्दी में पढ़ो एक एक पॉइंट। The donor shall be free from disease of heart, kidneys, lungs and liver. उसको हार्ट की बीमारी नहीं चाहिए जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया। किडनी से भी रिलेटेड शुगर आएगा, लंग्स से रिलेटेड है अस्थमा वगैरह ये नहीं चाहिए। लिवर से रिलेटेड जैसे हेपेटाइटिस वगैरह होता है, अल्कोहल किसी को इंटेक कर रहा है तो इस चीज़ का भी आपको ब्लड चढ़ाने की अनुमति नहीं है, मतलब वो पर्सन ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इन सारी चीज़ों से क्या होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, उसको कोई भी डिसीज या फिर बीमारी नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, There should not be any serious cancer, jaundice, hepatitis, TB, AIDS, allergies or any transmission. उस पर्सन को टीबी है, कैंसर है, जॉन्डिस है और एड्स है, एलर्जी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड एलर्जीज वगैरह जैसे साइनोसाइटिस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। ये पूरा डिसीज फ्री भी चाहिए। देन नेक्स्ट, The donor have not donated blood within 90 days. अगर उसने 90 दिन के पहले ही अगर डोनेट किया है ब्लड तो वो 90 दिन के बाद भी ले सकता है।
अभी डायरेक्टली या तो 1 ईयर के बाद के लिए आप तुरंत उसको ब्लड सप्लाई नहीं करते हो। जब आप पूरी तरीके से ब्लड डोनेट करते हो ना, समथिंग कुछ तो भी लीटर के हिसाब से वो बैग रहती है, तो आप डोनेट करने के बाद क्या होता है, बॉडी के सेल्स न्यू ग्रो होते हैं और न्यू ब्लड बनना शुरू होता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए आप 90 डेज के बाद तुरंत आप इसको ये नहीं कर सकते, मतलब आप सिर्फ डेज बाद या फिर आप 6 महीने बाद 1 साल बाद आप वापस डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप डोनेट नहीं कर सकते एक बार डोनेशन हो जाने के बाद। नेक्स्ट, The donor should be physically healthy and should be between 18 to 65 years of age with an average height and weight. इसका हाइट वेट BMI दोनों मैनेज करना, मतलब देखना पड़ेगा। देखो कभी कभी क्या होता है, वेट और हाइट के हिसाब से किसी का वजन कम होता है, किसी का बराबर होता है, किसी का ओवरवेटेड एक बार चल जाता है, तो जिसका कम है वो नहीं चलता है, ठीक है। तो ये मैटर करेगा डोनेशन लेकर, ठीक है। और उसकी एज कितनी चाहिए, 18 साल से लेकर 69 तक पर्सन चल सकता है, बट अभी के लिए 40 तक ही चल रहा है, क्योंकि 40 प्लस के बाद सभी लोगों को बीपी शुगर ये हो जाए, तो दोनों नहीं चल सकते। नेक्स्ट, They must not have been pregnant within the last 6 months. हाँ, मतलब कोई अगर प्रेगनेंट लेडी है तो अगर 6 मंथ के बाद अगर आपके पास चाहती है कि डोनेट करो तो उसका भी नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि सेम थिंग है उसके अंदर भी। देखो आफ्टर बेबी को बर्थ देने के बाद भी सब कुछ नया रहता है, फेशिया से लेके सेल्स से लेके टिश्यूज से लेके सब कुछ नया हो जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, इसलिए वो नहीं दे सकते। नेक्स्ट, The donor HB level must be above 12 gram and 12 ग्राम पर 100 उसका जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा चाहिए, ठीक है। कम हुआ तो आप नहीं ले सकते, उसको इधर से लेना पड़ेगा और इधर से चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, the donor are disqualified who have a history of surgery. ऑब्वियसली जिसकी सर्जरी नहीं है वो भी नहीं दे सकता, वो तो कॉमन है, वैसे भी नहीं देने, मतलब कोई आता भी नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता बताया। नेक्स्ट पॉइंट, Before transfusion, the donor's blood must be cross-matched with recipient serum and the recipient red blood cell are mixed with the donor's plasma. अगर आप किसी को डोनेट करना चाहते हो तो इसका सीरम और उसका RBC मैच होना चाहिए, ये कंपलसरी दिया गया है अगर आप डोनेट कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, The blood should be collected on empty stomach and donor should not be dehydrated. उसको पानी पीते रहना है। देखो कभी भी करते हो ब्लड कैंप वगैरह होते हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप होते हैं, तो वहाँ पे ना एक तो पार्टी का विजिट रखा जाता है, पानी की बॉटल रखी जाती है, ठीक है, और एम्प्टी स्टमक के साथ आपको जाना है, ठीक है, खा के नहीं जाना। और खा भी रहे हो तो 1 आवर के बाद आपको डोनेट आप करते हैं, 1 आवर सफिशिएंट रहता है डाइजेशन होने के लिए, ठीक है। देन कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, उसमें फर्स्ट पॉइंट पड़ा होगी। Collection of blood from the donor is done in the laboratory by laboratory technician. जो ब्लड बैंकिंग होती है ना, वहीं से आपको मतलब ब्लड कलेक्शन जहाँ पे लिया जाता है वहीं से दोनों का लेबोरेटरीज में मतलब टेस्टिंग की जाएगी कि दोनों तरफ जो रिसीवियर है और जो डोनर है इन दोनों का मैचिंग किया जाएगा कि ये मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, बाद में ही आगे की प्रोसीजर होगी और उसको वो डोनेशन के लिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट, The donor's blood should be collected into sterile containers containing कंटेनर कंटेनिंग ऑफ द एंटीकोएगुलेंट सॉल्यूशन। आपको जब आप ब्लड लेके जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उस चीज़ के लिए आपको स्टेरिलाइज क्या करने का एक बॉक्स रहता है। तो देखो जैसे अपन ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करने के लिए लेके जाते हैं ना, सेम ही ब्लड का जैसे ही एक बैग में स्टोर होता है वैसे ही आपको लेके जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अपन दूध वगैरह लेके जाएंगे ऐसे ही लेके जा सकते हैं ब्लड, मतलब प्रॉपर स्टेरिलाइज, कोई बाहर की इन्फेक्शन भी उसको ना लगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन होता है। अगर वहाँ पे अगर होता है ब्लड के ऊपर रहता है तो इन्फेक्शन क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको स्टेरिलाइजर बैग आती है उसमें आपको लेकर रहना है, वो भी फ्रीज करके ठंडा ही रहता है, वो भी बाद में गर्म करके लिए आपको रखना पड़ता है, वो भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, all the articles for the collection of blood should be sterile. जो भी आप इस चीज़ के लिए जैसे कैनुला वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको स्टेराइल करना कंपलसरी है, क्योंकि उसी से क्या होगा, वो ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। वैसे तो अपन जनरली नया ही यूज़ करते हैं, कोई भी वापस उसको रीयूज़ नहीं किया जाता है, जिस चीज़ को स्टेरलाइज करने की ज़रूरत है।
सब कुछ नया है। नेक्स्ट पॉइंट, Each donor unit must be labeled in clear, readable letters and following information should be verified at the time of administration. Name of the donor, donor number, ABO grouping, RS typing, date of draining blood, date of expiry, result of test of hepatitis and syphilis assessment. तो देखो उसमें बताया गया है कि आप जो भी वो डोनर को लेके जाओगे तो उस ब्लड के ऊपर आपका नाम चाहिए जो दे रहा है, और वो अच्छे से पढ़ के आना चाहिए, ऐसे हैंडराइटिंग में चाहिए। जैसे नाम है, किसका है वो ब्लड, और डोनर का नंबर क्या है, क्योंकि देखो बहुत सारे ब्लड अभी बैंकिंग में होते हैं तो उसके नंबर के हिसाब से रहता है, तो उसका नंबर रहता है, ग्रुप कौन सा है उसका, ए बी है, ए बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इसलिए लिखा जाएगा, आर एस फैक्टर कौन सा है वो लिखा जाएगा, डेट ऑफ रेडिंग ब्लड मतलब उसने कब डोनेट किया था उसकी डेट भी रहेगी उसके ऊपर, फिर एक्सपायरी डेट कौन सी है वो भी लिखी रहेगी, एंड टेस्टिंग करना पड़ेगा उस एक और बार उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा किसी को देने से पहले उस ब्लड का, ये सब कुछ सही तो है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, The donor's blood immediately after it is withdrawn should be placed in the refrigerator. आपको डोनर का ब्लड क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली रेफ्रिजरेटर में आपको रखना पड़ेगा ताकि वो अच्छा रहे, लॉन्ग लाइफ तक टिके। नेक्स्ट पॉइंट, Stored blood shall be inspected daily and before use for evidence of hemolysis or bacterial contamination. स्टोर ब्लड जो होता है उसका इंफेक्शन करते रहना पड़ता है, बार बार उसको चेक करते रहना पड़ता है, ब्लड को मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड उसमें इंफेक्शन तो क्रिएट नहीं हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, और किसी को देने से पहले भी क्या करना पड़ता है, रीचेकिंग करनी पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको उसका पूरा डाटा रखना पड़ेगा जिसको आप दे रहे हो, पेशेंट का नाम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कि कौन से डिजीज़ के लिए आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारा आपको डाटा रहना चाहिए, क्योंकि हर एक फील्ड में जाओगे, हर कोई डिपार्टमेंट में जाओगे तो हर किसी का डाटा होता है, यहाँ से कौन सी चीज़ बाहर आ रही है, कौन सी चीज़ अंदर आ रही है, सभी चीज़ों का डाटा एक ग्रुप में लिखा रहता है। सेम टीम रिसीवर का नेम है, बेड नंबर है और वार्ड नंबर है, ठीक है, वो आपको रखा जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, The specimens should have following data: the patient name, hospital number, bed number, ward number, ward name and number, explain of physician, exact amount of blood components or diagnosis of the patient. सेम जो वो पेशेंट का नाम क्या है, कौन सा हॉस्पिटल है, बेड नंबर क्या है उसका, कौन से वार्ड में है, ठीक है, वार्ड नंबर भी आपको चेक किया जाएगा, फिजिशियन कैसा है उसका, मतलब कौन चेक है, किसके अंडर का ये पेशेंट है, कौन सा डॉक्टर है जिसके अंडर ये पेशेंट कर रहा है, उस डॉक्टर का भी नेम रहता है। देन है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट, आपने कौन सा ब्लड उसको दिया है उसका भी इंफॉर्मेशन रहेगा। देन डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट को क्या डिसीज़ है वो भी वहाँ पे लिखना है, इस सर्जरी के लिए चाहिए, कौन सी डिसीज़ के लिए चाहिए, वो सारा डाटा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, When blood or blood products have to be administered, it is recommended that two registered nurse or a physician should independently verify or identify information on report of cross-match. आपको ये ब्लड चढ़ाने से पहले भी एक और बार आपको क्या करना है, इसको रीचेकिंग करना है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ब्लड का जो आपको भेजा जाता है उसके पीछे पूरा नाम सब कुछ दिया रहता है। आपको मैचिंग पता है, डोनर भी मैंने बताया था, तो डोनर को किसको कौन सा लगता है तो मतलब दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। न्यूट्रिशन के ग्रुप में सबसे लास्ट में जो बॉक्स है उसमें है, ठीक है, डोनर और रिसीवर का, ठीक है। नेक्स्ट, Care should be taken to prevent introduction of air into apparatus. आपको मतलब बाहर निकालने से पहले उस ब्लड को चढ़ाने से पहले एक और बार वापस क्या करना है, उसको स्टेरिलाइज करना है। नेक्स्ट, No medication, antibiotics, vitamins and calcium should be added to the unit of blood or administered to the same intravenous system as they may causes damage to RBC. मतलब आप एट ए टाइम ना सलाइन चढ़ा सकते हो ना ब्लड चढ़ा सकते हो, एक तो सलाइन ही चढ़ाओ, एक तो ब्लड ही चढ़ाओ, दोनों का अगर मिक्सिंग होता है तो रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, Whole blood and fat cells are administered whole. No attempt is made to keep the blood. अगर फैट सेल अगर आप चढ़ा रहे हो या फिर होल ब्लड अगर आप चढ़ा रहे हो तो उन्होंने बोला है कि उसको कोल्ड भी आप मतलब
माइल्ड कोल्ड आप चढ़ा सकते हो, उसको हीट या फिर प्रोवाइड करने की अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। बट जनरली फिर भी कोल्ड नहीं चढ़ाया जाता, हल्का सा तो भी कैसा चाहिए, माहौल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट Keep the patient warm and comfortable with blankets if necessary. जैसे सलाइन लगाते हुए ठंडी बजती है, वैसे ही सेम थी इसमें भी जाता है, इसलिए ब्लैंकेट वगैरह आप प्रोवाइड करें। Check the vital signs before the beginnings of transfusion. ट्रांसफ्यूजन देने से पहले आपको उसका बीपी वगैरह सब कुछ, वेट वगैरह सारी चीज़ें आपको क्या करना है, चेक करना है, या फिर वो भी घबराए हुए तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, If the patient has abnormal vital signs such as elevated fever, call the physician. अगर उसको डोनर से मतलब डोनेट करने से पहले उसको कोई भी बीमारी हो रही है, आइदर फीवर वगैरह है, खांसी अस्थमा में एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको पहले जनरल फिजिशियन का सजेशन लेना पड़ेगा, बाद में ही उसको देना है नहीं देना है, ये आपकी उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, The blood should be transfused as soon as it is brought to the patient. जिससे आप लेके जाते हो जितने तुरंत आप चढ़ाते हो उतना अच्छा रहता है। ज़्यादा देर तक उसको वक्त लगा रहे हो चढ़ाने के लिए, एक आध घंटे बाद आप मतलब पेशेंट आने का है, एक आध घंटे बाद अगर वो चढ़ा रहे हैं या फिर आप काम में हो एक आध घंटे बाद चढ़ा रहे हो तो वो गलत है। जैसे ही आता है वैसे ही चढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, If blood not used within 80 minutes, it should be returned to blood bank. मतलब 1.5 घंटे से पहले अगर आप उसको नहीं चढ़ाते तो उसको वापस दे दो ब्लड बैंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, During first 50 minutes or 50 ml of blood infusion, the nurse should remain with the patient. आपको ऑब्जर्वेशन करना है, 15 मिनट के बाद आके देखना है कि पेशेंट को थोड़ा सा ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसको कुछ हो तो नहीं रहा है, वो सारे वाइटल साइन आपको एक बार चेक करने पड़ेंगे। Observe for any reactions or complications. कोई भी अगर उसको रिएक्शन हो रहा है ब्लड चढ़ाते वक्त, जैसे ईचिंग हो गया, रेडनेस आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार क्या करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे वो देखिए। Acute transport reaction. Acute hemolytic reactions. For most common causes of hemolytic reaction is transfusion of APO, incompatible blood clinical manifestations are chill and fever, headache, back pain, dyspnea, chest pain, or Polyuria, cyanosis. देखो एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन में क्या हो गया कि तुरंत कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे फीवर वगैरह आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बैक पेन होने के चांसेस रहेंगे, जॉइंट पेन भी हो सकते हैं, उसमें डिस्पेनिया होने के चांसेस रहेंगे, चेस्ट पेन होने के चांसेस भी रहेंगे, और ऑलिगोरिया रहने के भी चांसेस हो सकते हैं, आइदर साइनोसिस भी होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, फिर ये पायोजेनिक रिएक्शन है जिसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मतलब बैक्टीरियल कुछ भी इन्फेक्शन क्रिएट होने की वजह से हो सकता है, जैसे हेडेक है, नॉइजिया हो सकता है, प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमेटिनेसिस है, डिलीरियम है और डायरिया होने के चांसेस है। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन। Allergic reactions result from the patient's sensitivity to plasma protein of the donor's blood. These are present in individual with a history of allergies. Clinical manifestations are यूट्रिकेरिया, urticaria, occasional wheezing, joint pain, nasal constriction, itching, circulatory collapse. यूट्रिकेरिया यानी कि रेडनेस प्रेजेंट रहेगा स्किन से रिलेटेड। ठीक है, उसको यूट्रिकेरिया बोला जाएगा। स्नीजिंग है मतलब खांसी जुकाम हो सकता है, जॉइंट पेन है, नेजल कंजेक्शन रहेगा मतलब नेजल में भी ईचिंग या फिर ड्राइनेस रहने की चांसेस रह सकते हैं। देन सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स यानी कि उसमें प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा, आइदर एक जगह पे जमा हो गया। ठीक है, वो रहेगा ब्लड। फिर है फेब्राइल रिएक्शन। Febrile reactions most commonly caused by leukocyte incompatibility. Clinical manifestation are chill and fever, vomiting, muscle ache, headache. ठीक है, फेब्राइल रिएक्शन में देखते हैं
कॉजेज होगा ल्यूकोसाइट से रिलेटेड, मतलब WBC से रिलेटेड रिएक्शन होने के चांसेस रहेंगे। जैसे चिल्स, फीवर है, सेम है, वोमिटिंग है, मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं या फिर मसल्स पेन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होने के चांसेस रहेंगे और हेडेक रहेगा। फिर ये सर्कुलेटरी ओवरलोड, An individual with a cardiac or renal insufficiency is at the risk of developing circulatory overload. It occurs due to rapid flow. The clinical manifestations are bounding pulse, इनगॉट, peripheral vein, डिस्पेनिया एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या अफेक्ट करेगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन में ब्लड फ्लो हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वो ब्लड फ्लो भी हो रहा है तो चेस्ट में पेन होता है, क्योंकि ब्लड क्या आ रहा है, ज़्यादा अमाउंट पे आ रहा है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, काम तो प्रॉपरली करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हार्ट से रिलेटेड, बट हुआ तो भी जैसे पल्स रेटिंग बढ़ी रहेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा, हो सकता है ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ब्रेन के पास जाता है, तब भी क्या होता है, हेडेक होता है। ऑक्सीजन कम भी रहेगा तब भी क्या होगा, हेडेक रहेगा। ठीक है, ब्रेन में जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, कम मिलता है, तब आपको हेडेक होता है। जैसे नींद पूरी नहीं होती, उस वक्त नींद आप ज़्यादा भी ले रहे हो तब भी आपको हेडेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे तब ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्रेन पे, इसलिए तब भी हेडेक होता है। देन है पैल्पिटेशन वगैरह रहेगा, पेरिफेरल वेन के ऊपर थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह होने की चांसेस हो सकते हैं, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मसल से रिलेटेड भी क्रैम्प हो सकते हैं। मतलब मसल्स में क्रैम्प नहीं है, बट सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ पे रहेगा थोड़ा। देन है डिस्पेनिया एंड कफ होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है मैनेज, डिस्पेनिया म्हणजे हार्ट से रिलेटेड राहते हैं, हार्ट बीट वाढतं, घाबरल्यासारखं होऊन ज्याला आपण देन है मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लें, ठीक है, कुछ लोग आ जाए, थोड़ा फ्रेश होकर मुझे वापस उसी को कंटिन्यूली अपन इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को, बस यही इतना पेज बचा। स्टॉप करो renal of cardiac insufficient is a risk of the developing circulatory overload. It occur the rapid flow, मतलब आपका देखो सलाइन जो रहती है उसमें फ्लो रहता है, वो बूंद बूंद की तरह हो जाता है, सलाइन भी रहती है, फेंटिंग रहता है। अगर आपका जो ब्लड का फ्लो जो है अगर वो ज़्यादा ही फास्ट है तो एब्नॉर्मल क्लॉट्स होने की चांसेस है, मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे वो जम सकता है, आइदर वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है फ्लो ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि देखो हर एक देखो आर्टरी का फ्लो ना अलग रहता है, वेन का फ्लो अलग रहता है और अपना नर्व का फ्लो अलग रहता है। अभी आर्टरी जो होती है ना बड़ा फास्ट फ्लो करती है, ठीक है, एकदम स्पीड से जाता है, वही वेन जो रहेगी ना वो बूंद बूंद के हिसाब से फ्लो करती है, और जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है ना वो उसमें थोड़ा सा वो भी सेम थिंग रहती है, बट ऐसा गैप नहीं लेती जैसी वेन गैप लेती है, मतलब एक बूंद पूरा नीचे गिरने तक वो दूसरा बूंद भेजेगा, ऐसा वाला काम है उस पर। ठीक है, ब्लड वेसल में ऐसा नहीं है, एक जा रहा है दूसरा तुरंत, तो वो फ्लो के हिसाब से ना आप जहाँ पे ब्लड चढ़ा रहे हो उस फ्लो के हिसाब से आपको फ्लो देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को ओवरलोडेड, जैसे बाउंडिंग अप पल्स दिया है, ठीक है, पल्स की हार्ट बीट कैसे टाइप को मैटर करेगा, उसमें इनगॉट ऑफ द पेरिफेरल वेन कहा गया है, मतलब वहाँ पे या तो क्लॉट्स हो जाएंगे, आइदर वो नर्व्स जो है ना या तो स्वेलिंग हो जाएगी इंटरनली। ठीक है, फिर एक डिस्पेनिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है या फिर कफ रहने के चांसेस रहेंगे। फिर पढ़ते हैं अपन मैनेजमेंट प्रिवेंशन के लिए, अपन अभी पढ़ते हैं एक्यूट हेमोरेजिक रिएक्शन। एक पॉइंट पर अपन डिस्कस करें। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द DIC। DIC का क्या होता है, मेरे खुद को अभी लिख के दिया था ना, क्या जिसमें होता है एब्नॉर्मल क्लॉट्स क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर। तो देखो अभी सलाइन होने के बाद यहाँ पे क्लॉट हो रहे हैं, मतलब क्या हो गया, वो एब्नॉर्मल नहीं है, ये अपन फ्लो ज़्यादा हो गया इसलिए वहाँ पे क्लॉट हो गया। एब्नॉर्मल कब रहेंगे, जब बॉडी खुद बना रही है, बॉडी के इंटरनली, म्हणजे आता ब्लड क्लॉट झाला म्हणजे त्याच्या काय होतात, गाठी निर्माण होतात, ते कधी इथे राहणार कधी इथे राहील, बॉडीच्या कुठल्याही पार्टला काय होईल त्या गाठी निर्माण होईल, त्याला म्हटलं जाईल ॲबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स, त्याला DIC असं म्हटलं जाईल। ठीक है, देन ड्रॉ द ब्लड सैंपल ऑफ द सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड टू द अवॉइड हेमोलायसिस। अगर आपको
इस डिसीज के ऊपर अगर ट्रीटमेंट करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार ब्लड चेक करना पड़ेगा सीरोलॉजी के थ्रू। सीरोलॉजी जो होती है वो टेस्टिंग होती है, सीरोलॉजी में ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एंड अवॉइड द हेमोलाइसिस, मतलब कोई भी ब्लड से रिलेटेड अगर आप जैसे सलाइन वगैरह चढ़ा तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करो उस टाइम पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के हिसाब से। देन कोलाइड सॉल्यूशंस, आपको बीपी मेंटेन रखना पड़ेगा ऐसे पेशेंट का और ध्यान भी देना पड़ेगा उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट दिन भर में कितना यूरिन आउटपुट कर रहा है वो भी मैटर करेगा, क्योंकि यूरिन आउटपुट जाएगा तो इधर ब्लड क्लॉट्स भी कम होने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट जब तक फर्स्ट वाला ख़त्म नहीं होता है या फिर उसका कंटेमिनेटेड जो कंपोनेंट्स है तो जब तक ख़त्म नहीं होता और जब तक आगे वाला प्रोवाइड करने के लिए दूसरा चढ़ाने के लिए अनुमति नहीं देता तब तक आपको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अभी उसी के साथ आपको क्या करना है, कल्चर टेस्ट आता है। कल्चर टेस्ट में क्या होता है, आगे वाले का सैंपल लिया जाता है तो उसके हिसाब से उसमें पता चलता है कि इसको बैक्टीरिया वगैरह है, तो कल्चर टेस्ट में वो प्रोसीजर होता है। तो वही कल्चर टेस्ट पेशेंट का सैंड बैंक जो है वो भेजा जाएगा और एक ब्लड के साथ मतलब कॉम्बिनेशन के साथ भेजा जाएगा सैंपल, ठीक है। सैंड बैंक इसीलिए भेजा जाएगा ताकि वो वार्म अप रहे, ठीक है। सैंड कैसे होती है ना, ठीक है। ट्यूबिंग के हिसाब से आपको स्टडी के लिए भेजना है। देन एलर्जी रिएक्शन, अगर उसको एलर्जी हो रही तो आपको एंटीहिस्टामिन का डोज जो है उसको देना है ना। If symptoms are mild and transmitted transfusion, clinical restarted the story. अगर उसको सिम्टम्स माइल्ड दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट के लिए पहले ही थोड़ा सा शुरुआत कर देना है, ठीक है। देन अगर उसको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, जैसे सांस फूल की आ रही है उसके घबराहट चीज को हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, तो ऐसे वक्त में उसको ट्रीटमेंट फिलहाल के लिए रिस्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। फीवर वगैरह हो रहा है उसको तो देन कंसीडर वॉश आर्टिसिस एंड फ्लेक्स, आपको वॉश करके स्टेरिलाइज करके ही आपको वो चीज़ें चढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट है फेब्रल रिएक्शन, ठीक है। अगर उसको फीवर वगैरह आ रहा है तो आपका एस्पिरिन उसको दे सकते हो, आइदर थ्रोम्बो ऑसिटोपेनिक आपको देना पड़ेगा, आइदर उस चीज़ के वक्त, सॉरी गलत बताया मैंने, एस्पिरिन और थ्रोम्बो ऑसिटोपेनिक जो रहेगा मेडिसिन को उस टाइम के वक्त अवॉइड कर नहीं देना है क्योंकि उसका गलत रिएक्शन हो सकता है, इसीलिए। देन कंसीडर द ल्यूकोसाइड पुअर ब्लड प्रोडक्ट फॉर द पेशेंट विद द 2 or more such reactions। जैसे आपने ल्यूकोसाइड मतलब WBC अगर उसमें कम होते जा रहे हैं, अगर आप उसको ब्लड चढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पेशेंट से रिलेटेड 2 or more such उससे रिलेटेड रिएक्शन दिखे, जैसे स्किन का कलर चेंज हो सकता है उसमें, और मतलब वाइटिश कलर की स्किन ज़्यादा प्रेजेंट करेगी, नाखून भी देखोगे नाखून का भी कलर चेंज रहेगा, माइल्ड ब्लूइश एंड वाइटिश, ये सारे चेंजेस रहेंगे। आंखों के नीचे डार्कनेस रह सकता है और वेट जो है वो लॉस होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर पेशेंट को सर्कुलेटरी अगर जो सर्कुलेशन है वो ओवरलोड हो रहा है तो उसको क्या करना है, थोड़ा अपराइट डायरेक्शन के ऊपर रखना पड़ेगा ताकि फिर डिपेंडेंट अपॉन पोजिशन, मतलब वो जो पोजीशन है जैसे अभी हैंड ऐसे रखा होगा या फिर ऐसा रखा होगा, उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करके हाथ को क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन चेंज करना, ठीक है। आइदर उसके पैर थोड़ा ऊपर रखो ताकि ब्लड सर्कुलेशन एकदम नहीं जाए और ऐसे भी चला जाए, ठीक है। उस चीज़ के लिए आप उसको ऐसा करने के लिए बोल सकते हैं, दोनों पैर फोल्डेड करने के लिए रखो, ठीक है, वो एक है। फिर बाद में उसको ऐसे पोजीशन में भी रख सकते हो, ठीक है, बैठ के थोड़ा सा हाइट, तो इस पोजीशन में अगर आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट
यूरिन का आउटपुट देखना है, उसको बॉडी डिहाइड्रेटेड रखना है, मतलब हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। इसके इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करना पड़ेगा। Administered oxygen and मॉर्फाइन, ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, रेस्पिरेटरी फंक्शन आपको चेक करना है। नेक्स्ट फ्लेबोटॉमी इज मेबी द इंडिकेटेड। फ्लेबोटॉमी जो होता है वो भी सीबीसी केस से रिलेटेड होता है। जैसे डीएमएलटी वाले जो होते हैं स्पेशली उसमें स्पेशलिटी रहता है। जैसे एमबीबीएस वाला कॉमन रहता है, बाद में एमडी लगने के बाद क्या होता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट में, ऑर्थोपेडिक्स में है, या फिर वो ईएनटी में आता है, कोर्सिस में आता है। एमडी वो पर्टिकुलर किसमें करता है, स्पेशलिटी वाला। वही चीज़ रहती है डीएमएलटी वालों की इसमें, कि डीएमएलटी वाले जो रहते हैं फ्लेवोनिस्ट जो होता है ना, वो भी एक स्पेशलिटी होती है कि वो उसी चीज़ में होता है। जैसे डीएमएलटी माइक्रोबायोलॉजी में कोई करता है, बैक्टीरियोलॉजी में अलग करता है, हेमेटोलॉजी में अलग होता है, उसकी वो स्पेशलिटी होती है। सेम थिंग रहती है फ्लेवोनिस्ट। फ्लेवोनिस्ट में भी आपका ब्लड चेकिंग होता है, ठीक है। वो उसको ब्लड चेकिंग के लिए आपको देना पड़ेगा। देन एडजस्ट द ट्रांसफ्यूजन वैल्यू एंड द फ्लो रेट बेस्ड ऑन द पेशेंट साइज एंड द क्लिनिकल स्टेटस। उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, बीपी बराबर नॉर्मल है, उसका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको क्या रखना है, उसका फ्लो भी रखना है, और उसी के हिसाब से आप उसका मतलब पोजिशन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। delay hemolytic reactions. These are measures required fever, diabetes, decrease in hemoglobin. अगर आप डिले कर रहे हो, मतलब 1.5 घंटे बाद अगर उसको आप चढ़ा रहे हो, तो उसके हिसाब से जैसे फीवर आएगा, जॉन्डिस होने के चांसेस रहेंगे, हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो पूरा ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। जैसे एनोरेक्सिया होगा, सेम रहेगा, मतलब पैल्पिटेशन घबराहट से होगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मेलाइज है, देन मतलब शुगर से रिलेटेड शुगर शूट हो सकता है। नॉइज़ा वोमिटिंग रहेगा, फीवर रहेगा, डार्क यूरिन प्रेजेंट करेगी, इवैल्यूएटेड लिवर एंजाइम्स भी होने के चांसेस है। टेस्ट दिया है, एएसडी दिया है, aspirated of the amino transport. Then amino transfer है, sorry, alanine amino transfer. यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, लीवर में जो क्रिएटिनिन वगैरह का अमाइनो एसिड होता है उसमें थोड़ा सा रिएक्शन होने के चांसेस रहेंगे। हेपेटाइटिस सी है, मैनिफेस्टेशन हाँ पड़ेगा। Manifestation similar to hepatitis B, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन वगैरह नहीं रहती है, और बाद में उसका ओवर डाइजेशन रहेगा, जीआई ट्रैक्ट के ऊपर फेस करेगा, ठीक है। देने आयरन ओवरलोड, excess iron is reported to the heart, liver, pancreas and joint organ डिस्फंक्शन। अगर हार्ट में, लीवर में, पैंक्रियास और जॉइंट में क्या होगा, अगर ओवरलोड हो रहा है आयरन का, आयरन ज़्यादा अमाउंट में अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी देखो मैंने बोला था कि फीवर कब बढ़ता है, जब बॉडी में आयरन ज़्यादा होता है तब फीवर बढ़ता है। फीवर अपना हाई टेम्परेचर पे जाता है, उसके आइटम्स जो होते हैं आयरन को अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फीवर भी होने की वजह से वही वन ऑफ द रीज़न है कि आयरन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आयरन वगैरह जो है अगर हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज में अगर ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तो उसकी वजह से वो फंक्शन जो है वो नॉर्मली ना होते हुए कुछ टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे अभी अपन के पास अगर डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज में देखो, अगर अपने पास काम अगर बढ़ रहा है तो अपना एक टाइम के ऊपर क्या
सेम काम नहीं करता, पता है, थोड़ा पूरा बीस। हाँ मतलब कभी कभी कांस्टेंट या स्टेबल नहीं होता अपना ब्रेन कि हमें मतलब डेली लाइफ में तो भी एक्टिव काम करता है, लेकिन कभी कभी सोचता नहीं। सेम थिंग होता है अपने ऑर्गन के साथ। ज़्यादा अगर वर्किंग प्रोसीजर हो रही है, हर एक जगह पे ब्लड सप्लाई करना, नॉर्मली जितनी बॉडी सप्लाई कर सकती है उतनी कर सकती है ना, बट तुम ओवरलोड कर रहे हो ना उसके ऊपर तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। वही फंक्शन काम करेगा इसमें बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्शन। Other infectious diseases and agents can be transmitted via blood such as मेगालोवायरल। megaloviral infections. ये हर्पीज वायरल इसको कहा जाता है, गोल घुमा के भी ये लोग हर्पीज वायरस है उसको हर्पीज वायरस कहा जाता है। नाम सिर्फ अलग दिया है उन्होंने, घुमाते ये दो टाइप आते हैं उसमें, बीटा दिया है, अल्फा दिया है हर्पीज वायरस। बीटा हर्पीज वायरस करके भी दिया है, मतलब उसमें टाइप आते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज होगा उसमें। ग्लैंड के ऊपर स्वेलिंग आने के चांसेस रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि हार्ट से जो वेन सप्लाई होती है ना वो नेक से लेके हेड के पास रिटर्न में जो जाने वाली है, तो यहाँ पे ना स्वेलिंग आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। वो एक रहेगा, उसी के साथ और कुछ डिसीज बताया कि उसको नहीं, एक ही डिसीज बताया, ठीक है। फिर रोल ऑफ द नर्व्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Observe the patient closely for the first 10 minutes after transfusion. तो उसको ट्रांसफ्यूजन देने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, वो पूछना पड़ेगा बस। नेक्स्ट, Discontinue the blood transfusion immediately when reaction is assessed. डिसकंटिन्यू मतलब फ्लो अगर होने के बाद अगर उसमें एयर अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, सलाइन देते वक्त जैसे एयर देते हैं, तो वो एयर ना ब्रेन के अंदर जाए ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो डिसकंटिन्यूशन होता है। दिखता है ना ऐसे क्या करेंगे, पानी की बोतल देखते हैं, हाँ सेम सलाइन में होते हैं, जब वो फ्लो होता है ना ऐसे तो एयर क्रिएट होता है कभी कभी, काही नाही थोडंसं ब्लड थापायचं त्याला बरोबर मिक्सिंग करायचं, आणि जर का बबलिंग येते असेल किंवा इथे थांबलं असेल ब्लड, तर ब्लड तर एकदम माहिती आहे तुम्हाला वॉटरच्या थ्रू काय सप्लाय करतात, जर का रिटर्नमध्ये येतात ब्लड, ठीक आहे, ते एक प्रोसिजर झाली। बबल येत असेल तर थोडंसं सलाईन बाहेर काढायची, थोडंसं बाहेर जाऊ द्यायचं, कंटिन्युएशनमध्ये जे येतं परत त्याला अटॅच कॅन्युला नाही काढायचं, फक्त सलाईन काढायची। सलाईनची जी पायपिंग आहे ना त्याच्यातून थोडंसं जे जिथे बबल आहे ना ते थोडंसं बाहेर वेस्ट जाऊ द्यायचं आणि मग परत अटॅच, तेव्हा तो बबलिंग निघेल, त्याला डिसकंटिन्युएशन म्हणतात। ब्लड आणि सलाईनमध्ये पण असतं ते। नेक्स्ट, Check the viral sign before and after procedure. जब चढ़ा रहे उससे पहले भी आपको पी चेक करना है और आफ्टर भी चेक करना है। नेक्स्ट, Explain procedure to patient before performing. हाँ प्रोसीजर क्या है वो बताना है, क्योंकि हर एक कोई भी फील्ड में जाओगे तो प्रोसीजर वैसे भी बताने के बारे में। चलो नेक्स्ट, Fluid intake and output to assess the degree of kidney functions. फ्लूइड इंटेक यानी कि वाटर कंटेंट इसको ज़्यादा इंटेक करना पड़ेगा, ठीक है। वाटर मतलब बॉडी हाइड्रेटेड रखने के लिए ब्लड चढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Administer oxygen to relieve dyspnea। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग अगर उसको हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, reduce the patient's anxiety, the key assurance. उसको एंजाइटी अगर हो रही है, हाइपो होती है ऐसे एंजाइटी होती है, खून चूस रहा है किसी और का, ये भी होती है तो ठीक है उसको रिलीज कर लो, कुछ उसके लाइफ में क्या ही दर्द चल रहे हैं, थोड़ा सा उसको मतलब डाइवर्ट, हाँ मतलब वो ब्रेन जो होता है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट, Follow all universal precautions before and after procedure. प्रिकॉशंस मतलब उसको क्या खाना चाहिए, उसके बाद क्या नहीं खाना है, कितना ड्यूरेशन के बाद आप खा सकते हो, कौन सी चीज़ें आप 2-3 दिन के लिए वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, Cleaning possibly change the nurse should they relate the patient. 15 मिनट्स के बाद उसका कैसे हाल है वो देखना है। नेक्स्ट, Observe the patient for any acute or delay reactions after transfusion. उसको पूरा ब्लड चढ़ाने
के बाद उसको कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, वो चेक करें ड्यूरिंग, आफ्टर और बिफोर। ठीक है, फिर ये नंबर पंचर है वो अपन कर रहे हैं। ठीक है, अभी पहले इमरजेंसी कंप्लीट करते हैं अपन अभी भी इधर पे पूरे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, सर्जरी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, सर्जरी का सिर्फ एक ही टॉपिक, एक दो ही टॉपिक रहते हैं शायद, है ना? हाँ मैम, ज़्यादा नहीं सर। हाँ भाई, इसीलिए पहले इधर का अपन कंप्लीट कर देते हैं। कार्डियो से रिलेटेड हो गया, ऑप्थेल्मिक है और सुचर माउंट है। सुचर कैसे किया जाता है वो तो आपको बता दिया। ठीक है, सर्जरी के बस एक ही है, दो ही है। दो ही टॉपिक बचे हैं। तीन। हाँ तो दो ही टॉपिक बचे हैं, ऐसे ही समझते हैं। माउंट का खुद भी